नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर्नाटक का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। सारी पार्टियां फ्री वाले वादे कर रही हैं, तो गालियों पर भी सियासत हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने दंगों और मुस्लिम आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का भी वादा कर दिया है। कर्नाटक से पहले बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता का चुनावी वादा किया था। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि बीजेपी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का किस राज्य में चुनावी वादा किया और उसका स्टेटस अभी क्या है। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यूपी जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी ने चुनावी वादा तो नहीं किया लेकिन यूसीसी की बात कर रही है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कर्नाटक के लिए अलग अलग पार्टियों ने क्या चुनावी वादे किए और किस पार्टी ने फ्री वाला कौन सा वादा किया। बीजेपी हर साल गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात करती है। जेडीएस कहती है 5 सिलेंडर देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 5 किलो मुफ्त राशन देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों को। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। सांप नालायक विषकन्या वाला जुबानी जहर अभी चुनावी प्रचार में घुल ही रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़ा दांव चल दिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम के बाद आज बीजेपी ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा कर दिया। सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसकी माइन्यूट डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक में रोड शो कर प्रचार किया। बड़ी चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी यूसीसी पर अब बीजेपी को घेर रही है। हम कमेटी रचाएंगे और कहा ईच स्टेट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना वो देखेंगे। कमेटी तो रचाने दो, कमेटी तो हो रहा है और कमेटी उसका रिकमेंडेशन भी करेंगे क्या कैसे करना है और क्या करना है, रिकमेंडेशन देंगे कैसे करना है, ये भी रिकमेंडेशन देंगे। Whenever there is a election in any state, Modi ji comes with a suitcase in a election state. He opens the suitcase, he takes the page, and there was a page of uniform civil code. Once the election is over, he folds the page and puts back in the suitcase, lock it for the next election. ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारा दिल का मुद्दा है। हमारा तो सोच है, हमारा सोच जैसे हम चलेंगे जरूर आने वाले 5 साल में इसको जरूर करेंगे एंड पूरा देश में इसको फैलाएंगे। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये तो उसका अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है संविधान बनाकर, उसको कोई नहीं छीन सकता। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 कोर बिंदुओं पर अपनी राजनीति की नींव बताती है उसमें अनुच्छेद 370 का समापन, राम मंदिर का निर्माण के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करना ही बड़ा उद्देश्य बताती है। लेकिन अब साफ है कि देश भर में एक साथ यूसीसी लाने के बजाय वो एक एक कर राज्यों में यूसीसी की एंट्री करा रही है। इसके साथ ही आज जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया तो इसमें शामिल है गरीबी रेखा के नीचे वालों को 3 सिलेंडर मुफ्त, आधा लीटर नंदिनी का दूध भी मुफ्त दिया जाएगा और श्री अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज भी। बेंगलुरु का स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर विकास भी होगा। फ्रीबी वाली राजनीति पर अब घमासान छिड़ गया है। ये बीपीएल परिवार के बच्चों को दे रहे हैं जिनकी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे हिष्ट पुष्ट हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं। If we do, they look at it in a different way. I think BJP in its manifesto and its promise in its administration has completely failed. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार मुफ्त वाली राजनीति पर खुद विपक्ष को घेरा है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहासा खर्च
अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। सोनिया गांधी ने विषय करने है ना गाता। और अब वो बिसात जिसमें गालियों की बौछार से राजनीति सजाई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहा था। अब उनके बेटे के पीछे रहते उन्होंने नालायक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वहीं बीजेपी नेता बसगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा था। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। बंजारा समाजदवರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। सोनिया गांधी ने विषय करने है ना गाता। ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। जब पीएम खुद कर्नाटक पहुंचे तो उन्होंने विपक्षियों को अपशब्दों पर जवाब दिया। गिन गिन कर हिसाब बताया, कहा मुझे 91 बार गालियां दे चुके हैं। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। इसी अपशब्दों वाली पॉलिटिक्स पर अब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो उनके भाई राहुल गांधी से सीखे। हालांकि अब अपने बेटे के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष ही इनकार कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने अपने बयान को भी गलत समझने की बात कर दी थी। ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ। ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು सपोर्ट ಮಾಡಿದ್ರೆ अरे वो झूठ है, उन्होंने कंडेम किया। बार बार उसके मुंह में आप एक शब्द डाल के यू वांट टू डिफेम कांग्रेस। कर्नाटक में अब वोटिंग में 9 दिन बचे हैं और दिग्गजों का घमासान चरम पर है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। भैया बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ प्रवक्ता जेडीएस के कुछ देर में जुड़ेंगे और संदीप शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब की बार समान नागरिक संहिता का सहारा है क्या बीजेपी को? नहीं अंजना जी, हम लोग तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं जो संविधान में है, उसका सहारा क्या है? वो तो संविधान की जो मूल भावना है, संविधान निर्माताओं ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाना है। हमारे पास संविधान है, हमारे पास सुशासन है, हमारे पास नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, बसवराज बोम्मई जी का, इनके पास भी है। गालियां हैं, विष है, जहर है और नकारात्मक राजनीति है। वरना अंजना जी आप बताइए
क्या आज ये सिद्ध नहीं हो गया कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका का चुनाव हार चुकी है? क्योंकि एक हताश पार्टी, निराश पार्टी, जिसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, वो ही इस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार नहीं बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, अगर खड़गे जी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष नहीं है तो वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं अपने बेटे के खिलाफ? क्यों नहीं कार्रवाई करते पवन खेड़ा के खिलाफ, जिन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, अभी उनको सजा भी हुई है, लेकिन ये लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। और एक बात मैं आपके चैनल पे जरूर कहूंगा, आप दिखा रही थी प्रियंका वाड्रा गांधी का एक बयान, नसीहत दे रही थी प्रधानमंत्री जी को, जिनका डंका पूरा विश्व मानता है कि राहुल गांधी जी जैसा बनना है। अब देखिए, राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड ये है, राफेल में झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी, अभी अपनी गलत बयानी की वजह से ही सांसदी भी गई और 2 साल की सजा भी हुई। भ्रष्टाचार के आरोप पर ही बेल पे बाहर है। और नसीहत कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा गांधी, जिनको जनरल सेक्रेटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि गांधी उपनाम लगा हुआ है उनके साथ, वरना उत्तर प्रदेश की वो इंचार्ज थी। विधानसभा चुनाव में 399 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी, 387 में जमानत जब्त हो गई। अब आप मुझे बताइए, नसीहत दे कौन रहा है और किसके जैसा बनने की नसीहत दी जा रही है? वो पार्टी जो कर्नाटका का चुनाव हार चुकी है और इसीलिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। ठीक है, अभी वोटिंग 10 को होनी है, बस आपको याद दिला रही थी। लेकिन रोहन जी, समान कानून देश में हर नागरिक के लिए मैं यही हूं, मुझे याद है, आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिए। रोहन जी, समान कानून देश में हर नागरिक के लिए हो, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना के अनुसार ही ये बात की जा रही है। क्या है कांग्रेस पार्टी का यूसीसी पर स्टैंड? देखिए, मैं मेरी बात की शुरुआत अंजना जी ये कह के करूंगा कि लेकर आ गए नए जुमलों की बौछार, अब की बार 40% सरकार कमीशन सरकार की हार। देखिए, अभी गौरव भाटिया जी बोल रहे थे, आप उनकी कोई भी स्पीच निकाल के देख लीजिए, कोई भी राज्यों का चुनाव हो, इनकी स्पीच भी ऊपर से ही कॉमन आती है, क्योंकि स्पीच भी दिल्ली से लिख के आती है। देखिए, चुनाव अंजना जी कर्नाटक की जनता के भले के लिए है, कर्नाटक की जनता के भविष्य का चुनाव है। कहीं कर्नाटक की तो बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा प्रधानमंत्री जी को ये कहा, प्रियंका जी ने कहा कि अगर आप हमारे नेता के खिलाफ जो बोली गई बात करेंगे तो आपको किताब पे किताब लिखनी पड़ेगी। पर मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, आपको गोलियां भी खानी पड़ेगी और गालियां भी खानी पड़ेगी अगर जनता का कुछ काम करना चाहते हो। खैर, जनता का काम तो इनके कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। अंजना जी, मैं 2-3 तथ्यों की बात करूंगा, क्योंकि हवा में बात करने की मेरी आदत नहीं है। ये लास्ट 5 साल पहले का बीजेपी का, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये 5 साल पहले का बीजेपी का मैनिफेस्टो है। 600 वादे उन्होंने किए थे और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इवन 10% वादे ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। इनके बोम्मई जी, जो उनके सीएम है, उन्होंने जनवरी में कहा था अंजना जी कि हम हमारा रिपोर्ट कार्ड देंगे कि हमने कितने वादे पूरे किए। जिन्होंने 90% वादे पूरे नहीं किए हैं, जिन्होंने 40% कमीशन लूट कर जनता के साथ जो द्रोह किया है, क्या आपको लगता है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी? आप जो भी कर रहे हैं, आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, ये राज्य के चुनाव है अंजना जी, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। आप करिए, आपकी, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, आपकी इच्छा है, आपकी विचारधारा, आप करिए, पर जनता के साथ किए गए जो वादे थे, पहले उसका रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अंजना जी, हमने 165 वादे किए थे हमारे मैनिफेस्टो में उसके पहले, और उसमें से 158 वादे हमने डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ किया है कि हमने पूरे किए। क्या इनकी हिम्मत है? ये जुमले लेके आ जाते हैं, नए नए जुमले हर बार लेके आ जाते हैं। वो राज्यों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इससे पहले भी उन्होंने किया है। एक बार यूसीसी पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो बता दीजिए। उनका आरोप है कि तुष्टीकरण की वजह से आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करते हैं। हमने, मुझे एक चीज बताइए, को अपोज करते हैं तुष्टीकरण की वजह से। मुझे एक चीज बताइए, आज बिल्कुल नहीं, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर उनको करना है, उनको लगता है तो करे। राज्य के जितने आपके चुनाव हुए हैं, कहां पे उन्होंने लागू किया? क्या गुजरात में लागू कर दिया? क्या उत्तराखंड में उन्होंने लागू कर दिया? उनको लगता है कि ये मुद्दा है तो उनकी, मैं उसमें बोल नहीं सकता, लागू करके दिखाए ना। हर बार हर मुद्दे को बुनाने का काम करेंगे। अब जनता की कुछ तो बात करिए। आपने गुजरात में लागू कर दिया, मुझे बताइए गौरव भाटिया, आपने उत्तराखंड में लागू कर दिया, आपकी सरकार बन गई, कहां किया आपने लागू, मुझे बताइए। हवा पानी की बात मत कीजिए। और एक और चीज, आज इन्होंने अंजना जी 3 सिलेंडर का वादा किया कर्नाटक में। मैं आपको अमित शाह जी की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा।
जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, जैसे ही चुनाव खत्म होगा 10 तारीख को परिणाम आएगा, 20 तारीख को होली है, आपके घर पे सिलेंडर पहुंच जाएगा, हर होली दिवाली में हम सिलेंडर देंगे। मुझे बताइए, आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को सिलेंडर मिला क्या? जिनकी विश्वसनीयता ही नहीं हो, जिनकी बातों में प्रजा को लगे कि ये जुमला हो, उन पे भरोसा कौन करेगा? जो सरकार ने अपने 90% वादे पूरे नहीं किए हो, जो सरकार ने 40% कमीशन खाया हो, वो नए जुमले लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, जनता से माफी मांगनी चाहिए कि पहले जो वादे किए कम से कम उसका 10% तो पूरा करके कराओ। आप 40% कमीशन सरकार है, उसमें तो आपने 90% कमीशन खा लिया, सिर्फ 10% वादे पूरे किए आपने। उनसे जवाब तो सुनिए। गौरव भाटिया जी, आपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात तीनों में अपने मैनिफेस्टो में कहा यूसीसी लाएंगे। क्या सरकार बनने के बाद आप लाए? उत्तराखंड हो, गुजरात हो। दूसरा प्रश्न वो कर रहे हैं फ्रीबीज पर। आपने भी कहा आप 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे और 5 किलो राशन बीपीएल का। ठीक, चलिए मैं उत्तर दे दूं उनकी बात का भी, आपके प्रश्नों का भी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में तो आते हैं, लेकिन संविधान पढ़ने से या पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल मोदी जी को गाली दो और इनका जो परिवार है उसका आशीर्वाद लो और अपना प्रमोशन कराओ। इनको ये भी नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने सवाल पूछा, स्टैंड क्या है? इन्होंने कहा कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। नहीं भाई साहब, पढ़िए लिखिए, गुजरात में कर दिया आपने लिस्ट में आता है। नहीं, इसीलिए प्रदेश सरकारें इस पे उत्तराखंड गुजरात में इंप्लीमेंट किया आपने। शांत कराइए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। रोहन जी, आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, धन्यवाद। तो इनको ये भी नहीं पता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केंद्र भी और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो भी इस पे कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये तो चाहते ही नहीं कि समानता आए, ये तो चाहते हैं भेदभाव बना रहे, और इसीलिए इनको दर्द होता है, वरना इस प्रश्न का ये उत्तर जरूर देते। दूसरा, आपने सुना, कह रहे थे कि अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपको गाली भी खानी होगी और गोली भी खानी होगी, लेकिन रिश्वत तो नहीं खानी होगी ना, क्योंकि कम से कम भ्रष्टाचार की बात आप तो ना करा करिए। क्या ये सत्य नहीं है कि एक परिवार के 3 सदस्य हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है? वो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा, डीके शिव कुमार पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है। न्यायालय गए थे, खत्म कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, हुआ नहीं। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि बोमई जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से सुशासन देती है, पारदर्शिता है। आपको अगर लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, आपके पास हक है, न्यायालय जाइए, आदेश लाइए और कार्रवाई करवा लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि जहां पे अगर गलत दिखेगा वहां पे कार्रवाई होगी। तीसरा, अंजना जी वादों की बात कर रहे थे, मैं पहले अपने बता देता हूं क्या अच्छे काम हुए डबल इंजन की सरकार। वैक्सीन 12.5 करोड़ डोजेस जो है वैक्सीन की कर्नाटका में कनेडिगा भाई बहनों को लगी है। 4 करोड़ ऐसे घर है जहां पे राशन 2 साल दिया गया मुफ्त। आईटी 70 साल तक, इनसे पूछिएगा क्या आईटी दिया था आपने कर्नाटका को? 55 साल तो आप सत्ता में रहे। अगर धारवाड़ में आईटी आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया। 48 लाख टॉयलेट कर्नाटका में बने हैं स्वच्छ भारत में योजना में। 1 करोड़ 1 लाख घर ऐसे हैं जहां पे नल में जल आ रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। 7 लाख घर मिले हैं और गैस सिलेंडर 32 लाख मिले हैं। मैं ये कुछ काम है, ऐसे कई काम है। और ये मत भूलिएगा अंजना जी कि ये जो सरकार थी हमारी, इसको 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन अब उन वादों का क्या? राजस्थान में जो आपने किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहां पे तो सचिन पायलट बैठे हुए धरने पे अशोक गहलोत के खिलाफ, वो कह रहे आपके वादे पूरे नहीं हुए। जनता में कैसे जाएंगे? गुजरात में कब लागू होगा? छत्तीसगढ़ में गंगा हाथ पे लेके आपने कहा था यूसीसी गुजरात में कब लागू होगा? एक सेकंड। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, ये खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से, जहां पीएम कर्नाटक में सिर्फ अपनी बात करते हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। और वो ये भी कह रहे हैं कि पेसीएम और 40% कमीशन पर बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, कर्नाटक में सिर्फ अपनी बात करते हैं। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने, फिर गौरव जी आप अपनी बात कहिएगा। चलिए आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सुनाते हैं अपने दर्शकों को। बात पूरी कीजिए और जरूर बताइएगा गुजरात में कब लागू कर रहे हैं यूसीसी। मैनिफेस्टो में डाला था सर आपने। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट एक बात बता दूं
कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई वादा करती है तो वो पूरा जरूर करती है। अनुच्छेद 370 हटाना असंभव था, उसको हटा के दिखाया। भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ये बताया था, हमने बना के दिखाया। आपने यूसीसी की भी बात करी, यूसीसी अनुच्छेद 44 में संविधान में है, और मैं कह रहा हूं कि जब कमेटी बनी है उन कमेटी की रिपोर्ट, चाहे उत्तराखंड हो चाहे बाकी प्रदेशों में भी हो, आकलन करके उसमें जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाएगा। अगर कर्नाटका में ये बात कही तो एक अच्छी पहल है जिसका जनता यहां स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की रोटी है ना, वो कैसे गर्म होगी, इसलिए इस पे ये बात भी नहीं करना चाहेंगे। अब मैं एक बात और पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव हारे हैं ये जान गए हैं इसीलिए बौखलाए हैं, वरना खड़गे जी जो इनके अध्यक्ष हैं, गुजरात चुनाव में अंजना जी उन्होंने क्या कहा था कि 100 सर वाला रावण है मोदी, और क्या हुआ, 156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। झूठों का सरदार खड़गे जी ने कहा था, अब उनका बेटा भी वही भाषा बोल रहा है। पहले कह रहे थे सांप है जहरीला। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप भी तो सत्ता में रहे कर्नाटका में, अपना रिपोर्ट कार्ड आज तक पे दे दीजिए, एक तुलनात्मक बात करिए कि इन्होंने ये कम किया, हमने ज्यादा किया। वो नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली देंगे और जनता इनको ऐसा करारा थप्पड़ मारेगी, आप देखिएगा चेहरे की सूजन 2024 तक नहीं जाएगी। रोहन जी, इसके बाद मैं तनवीर जी फौरन आ रही हूं आपके पास। तनवीर जी, इसके बाद आ रही हूं। एक रिएक्शन बस रोहन जी से लेके मैं आ रही हूं आपके पास। रोहन जी, एक बात समझ नहीं आती कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, पहले तो बोलते हैं जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला पीएम के लिए जहरीला साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा, उसके बाद जहरीला साहब कहा, उनके बेटे साहब बोले नालायक बोले, और उसके बाद जब मीडिया वाले आते हैं तो उनके सामने कहते हैं आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलने में वो डर रहे हैं क्या? मीडिया पर हमला कर दो, अरे बाइट है साहब, देखिए, अरे बाइट है ना, जहरीला साहब उन्होंने बोला ना, बोला कि नहीं बोला रोहन जी? मैं बोल रहा हूं, उन्होंने नालायक बोला कि नहीं बोला? आप बताओ पहले, आप बताइए पहले रोहन जी, बोला कि नहीं बोला? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, जो देखिए मेरी बात सुनिए अंजना जी, आज उनके जो नेता ने कहा सोनिया जी के बारे में विश करने, वो भी आपने सुना कि नहीं सुना? गौरव भाटिया को भी सवाल पूछे, और नैतिकता के पैमाने सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। सुन लीजिए अंजना जी, नैतिकता के पैमाने सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। अश्विनी चौबे ने जब राहुल गांधी जी को गंदी नाली का कीड़ा कहा तब कहां थे? जब इनको जर्सी काऊ कहा गया, तो प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जर्सी काऊ कहा, हाइब्रिड बछड़ा कहा, रेनकोट में पहन के नहाने की बात की, कौन से एलिगेशन नहीं किए? आज जब आप 4 उंगली किसी सामने उठाते तो आपके सामने भी तो आप देखिए नैतिकता के पैमाने से राहुल गांधी ने जो कहा है वो आ गया, एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को। आप ही के नेता को सुना रही हूँ, राहुल जी को सुना रही हूँ। रोहन जी सुनिए। तो आपको यह समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। राहुल गांधी हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, वो कह रहे हैं कि अपनी बातें, लेकिन एक बार रोहन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, उस पर भी प्रश्न हो रहे हैं विषकन्या बोलने पर, और इसीलिए मैंने भी रिपोर्ट में डाला, आपसे भी प्रश्न हो रहे हैं। सवाल तो ये है ना कि मीडिया पे क्यों थोप रहे हैं? अरे जो कहा है उसको ओनअप तो कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, मतलब उन्हें भी पता है कि ऐसे शब्द बोलने का मतलब होता है बदनामी। अंजना जी, मीडिया को बिल्कुल नहीं, अंजना जी, मीडिया को इसलिए कहा जाता है कि जब कांग्रेस के नेता के खिलाफ कुछ कहा जाता है उसको इतनी हाईलाइट नहीं होती। जब अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी जी को गंदी नाली का कीड़ा कहा, कितनी डिबेट की आपने, तब क्यों पैमाने आपके बदल जाते हैं? जब सोनिया जी को अपशब्द कर देंगे, कौन सा भाजपा का नेता सामने आया? आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसका कहा कि मेरा मतलब ये था। मुझे बताइए भाजपा के कौन से नेता सामने आए, उसको बर्खास्त किया? वो छोटा नेता नहीं था। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री है, कौन से भाजपा नेता ने उसका खंडन किया? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने ये शब्द बोला ही नहीं है सर। आप अपने नेताओं को तो रोहन जी, उन्होंने मना किया। रोहन जी, उन्होंने कहा कि ऐसा बोला ही नहीं है। आप लोग कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। अंजना जी, जिस बिल्कुल नहीं अंजना जी, जिस तरीके से चीजों को कहा गया, मैंने प्रियांक खड़गे का बयान मैंने भी सुना।
आज कोई भी चीज को आप उसको जनरलाइज करके उसको स्पेसिफिक करना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। और खड़गे जी ने भी कहा, उन्होंने यही कहा कि मेरा मतलब क्या है कि भाजपा जहरीला विष फैलाती है, वो तो हकीकत है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। और आप कर्नाटक में जाके अपने नाम पे नहीं रो सकते हैं। कर्नाटक में इस बार आपने जो सरकार थोपी है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। रोटी घुमाइए, जवाब देना पड़ेगा कि 40%। पहले तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश में हर नागरिक के लिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो एक ही कानून चले, इस पर क्या राय है जेडीएस की? अंजना जी, पहली बात, आपने 22 मिनट हमें बिठाए रखा। कन्नडिगा हूँ, कन्नडिगा की बात सुनिएगा। और हम बड़ी मुश्किल से हिंदी सीखते हैं। हिंदी सीख के आप नंबर 1 एंकर हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं। कन्नडिगा की आप माफी के साथ बोलिए। आप इतनी देर गाड़ी में वेट किए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, प्लीज बोलिए। नहीं, एक्चुअली मैं कैंपेन के बीच में हूँ। कैंपेन के बीच में आपका बहुत आदर करता हूँ। आप नंबर 1 एंकर है कर्नाटका की, फाइन। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं बाद में आता हूँ। 2 बातें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पर बहका रहे हैं लोगों को। मोदी जी कर्नाटका में आए, वेरी नाइस, और कावेरी के बारे में बात करें, महंगाई के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनको ऐसे शब्द इस्तेमाल करके मोदी जी को एक जीती हुई बाजी को, हम जो जीत रहे थे, कन्नडिगास जीत रहे थे, उसको उन्होंने दे दिया। नरेंद्र मोदी जी उनको अच्छी तरीके कांग्रेस प्लस जेडीएस नहीं सुनिएगा, बीटी में उनके आपने पहले से कह रही है 15-20 सीटें जीत रहे हैं। हम कर्नाटका की ये टीम है। अंजना जी, आपने मेरे बड़े अच्छे मित्र गौरव को बहुत अच्छी से सुना। गौरव भाटिया जी बहुत अच्छा बोलते भी हैं, और दूसरे कांग्रेस के मित्र को भी सुना, तो हमारी भी बात सुन लीजिएगा प्लीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाद में आएंगे, पहले एनआरसी के बारे में बात करते हैं। एनआरसी, हम द्राविडियंस हैं, कन्नडिगास हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप? वी आर द्राविडियंस, हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारा आप डीएनए टेस्ट करेंगे और हमारे बारे में आप बात करेंगे, एनआरसी बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगरचे इनको लागू ही करना था, गुजरात में क्यों नहीं लागू किया? और दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आप और राहुल गांधी आकर रो रहे हैं कि मुसलमानों का 4% जो रिजर्वेशन निकल गया। अरे भैया, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर आप लागू कीजिएगा ना। मुसलमानों से इतना ही प्यार है तो मुसलमानों को राजस्थान में आपकी पूरी गवर्नमेंट है, आप वहां पर दीजिएगा। बाद में आकर कर्नाटका के बारे में बात कीजिएगा। दोनों को यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं? 4% आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण पर आप जेडीएस की क्या राय है? अरे वो 4% आरक्षण तो देवेगौड़ा जी ने दिया था। हम चाहते हैं मुसलमान की हालत सबसे निचली है, सबसे पिछली है। मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत गरीब है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दोनों कमीशन की रिपोर्ट पढ़िएगा। भारत के हर नागरिक का समान अवसर मिलना चाहिए। उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्फेंट मोर्टालिटी में, जो सबसे निचले हैं उनको ऊपर लाना चाहिए। यहाँ पर एक दुश्मनी की राजनीति जब दोनों करते हैं, एक तो कान को खुश करने की राजनीति करती है कांग्रेस, और दूसरी बीजेपी दुश्मनी की राजनीति करती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की राजनीति, एक कम्युनिटी जिसने इस देश को बनाने में, इस देश की अच्छी उन्नति के लिए काम किया है, अरे आपका भी कुछ फर्ज बनता है। मोदी जी जब नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं, लोगों के लिए करें। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, मुसलमान की तरफ से भी और जेडीएस की तरफ से भी, कि सबका विश्वास कीजिएगा। यहाँ पर हमारे अमित शाह जी आते हैं और अमित शाह जी तोड़ने की बात करते हैं। अमित शाह जी बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन निकलवा दिया। अरे अमित शाह जी, 4% रिजर्वेशन गरीबों से, मजबूरों से, मजदूरों से निकाल के आप इसको एक चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। अरे ऐसी राजनीति ना कीजिएगा। हम कर्नाटका है, हम आज भी, मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूं कि महंगाई का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। हमारे 30% फार्मर्स की जिंदगी उससे जुड़ी है। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के बारे में काम कीजिएगा। हमारे 5% किसानों की वहां पर। ठीक है, जवाब सुनिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। एक तो दंगा मुक्त शासन हम देंगे, दंगा 4% आरक्षण खत्म करेंगे। दंगा ये खुद करवाते हैं। सवाल पूछ रहे, मुक्त करेंगे। थामा तनवीर, गौरव जी, एक तो दंगा मुक्त शासन हम देंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि हम 4% आरक्षण खत्म करेंगे। इससे भी आपको लग रहा था कि मामला नहीं सेट हुआ तो फिर यूसीसी लेके आए। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तीनों के जरिए, आप मुस्लिमों को एलियनेट कर रहे हैं।
ईश्वरप्पन साहब आपके नेता कहते हैं हमें मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए। अंजना जी, मैं तो आरोप लगाता हूं कांग्रेस पार्टी पर और जेडीएस पर, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और कौन संविधान की जो मूल भावना है उसकी बात कर रहा है, ये आज तक पे आज तय हो जाना चाहिए। उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों देना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बुलाना, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, ये क्या दिखाता है कि संविधान में इनकी आस्था नहीं है। और जब बात संविधान की हो रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 इनको लागू करना था, 55 साल सत्ता में थे, नहीं कर पाए। आपने मुझसे गुजरात के बारे में पूछा, गुजरात में भी कमेटी बनी है और जिसकी रिकमेंडेशंस पे कार्रवाई होगी। इसी तरह से भाजपा जहां जहां शासन में है वहां पे हम संविधान की जो मूल भावना है उसको आगे बढ़ा रहे। आपने रिजर्वेशन की बात करी, अरे मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को कि इतनी नफरत लिंगायतों से और वोकलिगा से क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया है उनका, ये उसको 4% मुसलमानों को देंगे। और संविधान ये कहता है अनुच्छेद 14, 15 और 16 धर्म के आधार पे अंजना जी आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर संविधान के तहत चलना और ये सांप्रदायिक हो गया है तो ये देश कहां जा रहा है? छाती पीट पीट के जो लोग कहते हैं सेक्युलर देश है, आज उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि यूसीसी लागू होना और मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पे जो आपने दिया उस गलत निर्णय को सही करना कैसे सांप्रदायिक हो गया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जवाब दीजिए। और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ एआईएमआईएम की तरफ से जुड़ गए हैं। मैं उनको बातचीत सुनाना चाह रही थी, हेमंत बिस्व शर्मा की बात सुनाना चाह रही थी। हाँ जी, जल्दी से मैं आपको सुना दूं। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा है उस पर मैं राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह आज बैठे हैं। लगता है एआईएमआईएम में जो आपकी सेटिंग थी वो खत्म हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा, इसके बाद संदीप शास्त्री जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, सेटिंग से प्रवक्ता भी बनते हैं क्या? लगता है ऐसा ही है क्योंकि अचानक से इनका पत्ता कट गया है। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं यूसीसी आए, कोई मुस्लिम महिला ये नहीं चाहती है कि उसका पति 3 पत्नियां लेकर आए। आप किसी भी मुस्लिम महिला से पूछिए, यूसीसी इशू नहीं है, ये सबके लिए है और सब चाहते हैं ये हो। जैसे हमने इंसाफ लाया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, उसी तरह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको दम दिखता है उनकी बातों में? कलीमुल साहब आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? हाँ, आप प्रश्न सुन पाए? नहीं सुन पाए? आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं तो थोड़ी देर में आपके पास लौट रही हूँ। संदीप शास्त्री जी, बीच में आपका लाइव कट गया था, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया था। क्या ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब होगी जिन इश्यूज को वो उठा रहे हैं? अगर अमित शाह जी वहां पर जाकर कहते हैं कि कांग्रेस आई तो दंगाग्रस्त हो जाएगा कर्नाटक, अगर वो 4% आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट पे मामला ने स्टे लगा रखा है 10 मई तक, 9 मई तक, और तीसरी बात अब वो यूसीसी ला रहे हैं, क्या इसका असर होगा? देखिए, ये जो भी 3 विषयों के बारे में आपने बात किया, तीनों विषयों के बारे में देश में चर्चा हो रही है, सभी जगह चर्चा हो रही है और इसके बाद इसके बारे में अनेक विचार हो सकते हैं। संविधान के एक दायरे में ये तीनों काम हो सकते हैं, लेकिन अगले 10 दिन में कर्नाटका में जो मतदार है वो अपनी राज्य सरकार के बारे में फैसला कर रहा है। राज्य में किसे हमें चुनना चाहिए। अगले साल देश का चुनाव होगा, उसमें ये सब मुद्दे आएंगे। राज्य में क्योंकि अभी बीजेपी का राज्य सरकार है, राज्य का विकास, राज्य में डेवलपमेंट, राज्य में सुख शांति, उन विषयों पे बात दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को करना चाहिए। राज्य में क्या हो रहा है अभी अंजना जी,
गली गली की समस्या को छोड़ के गालियों की बौछार सब तरह से आ रहे हैं। सब पार्टीज अपनी एजेंडा को पेश नहीं कर रहे हैं, अपने एक वादों को पेश नहीं कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स को पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी पे वहां पे अटैक कर रहे हैं। और कर्नाटका की जनता, आप पिछले चुनावों में देखें तो कर्नाटका की जनता बहुत ही कल्चरली, आप कर्नाटका की जनता देखें तो दे डू नॉट बिलीव इन अटैकिंग, दे बिलीव इन टेकिंग एवरीबडी विद देम। और उस बात को मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है तीनों पार्टियों से, लोगों के विषय को उठाइए। ये एक दूसरे पे जो आप आज हमला कर रहे हैं उसे रोकिए। ये कर्नाटका की संस्कृति नहीं है। ठीक है, ठीक है। रोहन साहब, मैं वो कुछ कहूं संदीप जी से, अंजना जी सवाल पूछूंगा। जी ठीक है, मैं छोटा गौरव जी एक मिनट रुक जाइए, आपका समय नहीं है, मेरी बात खत्म कर। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जरूर बोलिएगा, में जो बात क्योंकि यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है वो मैं नहीं समझ पाई हूं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, सारे जवाब दूंगा। मैं मुद्दों का दिवालियापन किसे कहते हैं आज गौरव भटिया को आपने सुना हो तो मालूम चल जाए। चुनाव कर्नाटक का है, 5 साल के उनकी सरकार है, एक बार भी इनकी सरकार या उनके कोई भी नेता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए, क्योंकि मालूम है 40% कमीशन का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा अंजना दी, लास्ट 2 साल से इन्होंने काफी मुद्दे कर्नाटक में उछाले, हिजाब की बात हो, अजान की बात हो, सारे मुद्दे फेल हो गए। बोम्मई जी को कहना पड़ा आपके ये कॉन्क्लेव में कि ये मुद्दे नहीं है। यही कर्नाटक की जनता की जीत है, क्योंकि ये चुनाव कर्नाटक की जनता की अस्मिता का चुनाव है। आज गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं लिंगायत की, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके बड़े बड़े लिंगायत नेता लक्ष्मण सावड़ी की बात करें, जगदीश शेट्टार की बात करें, जिन्होंने पार्टी को नींव से खड़ा किया, उनका टिकट काटा। क्यों काटा? क्योंकि परिवारवाद का शिकार हुई भाजपा। 224 में से 36 ऐसे काका, चाचा, मामा, जीजा, ताऊ ऐसी टिकटें भाजपा ने दी है, और उनके कारण जो नींव के पर जो कार्यकर्ता थे उनकी टिकट काटी। क्या जाएंगे जनता के पास में? आज उनका मैं पुराना मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं। कहा था किसानों को 1.5 गुना जो उनकी लागत है उससे 1.5 गुना पैसा मिलेगा, मिला। कहा था किसानों का लोन वेवर होगा, आज भी 31,000 किसान का लोन वेवर नहीं हुआ। कहा था फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आज भी नहीं मिली है। कहा था अच्छा पानी मिलेगा। मैं हुबली धारवाड़ में हूं, यहां पे उन्हीं की सरकार ने LNT को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आज जनता को पानी नहीं मिल रहा है। तो जिनके सारे जो मैनिफेस्टो के वादे हैं, 600 में से 540 जुमले हो, 540 जुमले हो, उनकी मजबूरी है कि इधर उधर की बात करेंगे। पर अंजना जी 30 सेकंड्स, अंजना जी 30 सेकंड्स। ये चुनाव कर्नाटक की जनता की अस्मिता का चुनाव है। जनता ने अपना मन बना लिया। कांग्रेस की स्कीम गृह ज्योति बीच में मत बोलिए, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, युवा निधि और बसों में महिला। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बात की है, उसका एक हिस्सा जल्दी से आपको सुना रहे हैं। सवाल यह है कि अपोजिशन कह रहा है अगर हम दें तो फ्रीबीज, आप दें तो आप कहते हैं कि ये गरीब कल्याण। ऐसा है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उन्होंने कोई न मेहनत की है, न ही उन्होंने कोई आंकड़े देखे हैं, न ही उनका कोई इकोनॉमिक डिवीजन ने इसके बारे में कोई वर्कआउट किया है, और न ही कोई उन्होंने इस पर खर्च कितना होना है इस पर कोई वर्कआउट किया है। वह फ्री बीज, मैं इसलिए कहता हूं फ्री बीज का मतलब क्या होता है। हम सबको बिजली मुफ्त देंगे, हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे सबको, हम पानी का बिल नहीं लेंगे, ये हुआ फ्री बीज। हम क्या कहते हैं, BPL को हम दूध देंगे आधा लीटर, इसका इकोनॉमिक्स वर्कआउट करते हैं, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं। किसको हम दे रहे हैं? आप हमको नहीं दे रहे हैं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये BPL परिवार के बच्चों को दे रहे हैं, जिनकी माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे हिष्ट पुष्ट हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन वह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में हमने कोई फ्री मेडिकल बिल दिया क्या? हमने कोई फ्री मेडिकल बिल लिया क्या? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। तनवीर जी,
देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। थोड़ी विनम्रता लाइए, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका आदर करिए, केवल परिवार की चाटुकारिता मत करिए। और संदीप जी आपके शो पर बड़े सम्मानित हैं, एक बात कह रहे थे अंजना जी, उन्होंने कहा गालियां सब देते, मैं तो डंके की चोट पे यहाँ कहता हूँ, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, बसवराज बोमई जी, आप पूरे प्रचार के दौरान एक वक्तव्य बता दीजिए जो किसी वरिष्ठ नेता के लिए गलत कहा है। आपने एक एमएलए का वक्तव्य बोला, मैं बिल्कुल कहूंगा, पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, कि यह भाषा उचित नहीं है और इस भाषा का संज्ञान लिया गया है। क्या खड़गे जी के लिए, रोहन गुप्ता, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए जब वो अपशब्द बोलती हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये बात आपके चैनल पे आज कह पाएंगे? और मैं फिर से कह रहा हूं, खड़गे जी इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं और उनको गांधी परिवार को खुश रखना है। गांधी परिवार तभी खुश होता है जब गाली दो श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके जैसी क्षमता आप में नहीं है। तनवीर जी, तनवीर जी, अंजना जी, इसके बाद आ रही हूँ सर। तनवीर जी बोल रहे हैं, तनवीर जी। यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ, तो सवाल यही है जो वो कह रहे हैं कि गाली गलौज के इस पूरी लड़ाई में, और जो मैंने पहले भी उनसे कलीमुल साहब से पूछा था, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं नागरिकों के लिए समान कानून हो देश में, और आप लोग तुष्टीकरण की वजह से इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बार बार याद दिलाते हैं कि 4% आरक्षण मुस्लिमों को हम ही ने दिया था। मुस्लिमों के वोट की लड़ाई है जेडीएस और कांग्रेस के बीच में। टीवी डिबेट नडीता ಇದೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ 2 मिनट्स। किसी और से बात करने लगे। तनवीर जी, यू लाइव ऑन टीवी। कलीमुल साहब, आपका जवाब जल्दी से हेमंत बिस्वा शर्मा पर। वो कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं चाहती ना कि 3-4 जो कई शादियों की प्रथा है और इजाजत है, वो कह रहे हैं कि एक समान कानून देश में हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।